नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस इशू क्लासेस में। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है और महा मैराथन होने वाली है आपके मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित की। इसमें आपके मनोविज्ञान के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न, संस्कृत के, गणित के, प्लस आपके जो है शिक्षण विधियों के प्रश्न होने वाले हैं। प्लस आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी यह क्लास जो है शेयर कर दिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। नहीं बढ़ने वाला है कंपटीशन दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा है, केवल आपको 90 अंक लाने हैं पास होने के लिए। तो चलिए शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो, है ना, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए भाई शुरुआत करें सेशन की, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का पहला आपके सामने है और आपको हर एक बच्चे को कमेंट में जवाब देना है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से वे मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ से आपका प्रश्न का आंसर निकलेगा, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। किसने कहा है ये बताइए भाई। तो ये किसने कहा कि सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने कहा भाई। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। किस किस का सही निकला सभी को कमेंट में जवाब देना है और अंत में अपना मूल्यांकन करते जाना है कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। गलत तो करना ही भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, सिगमंड फ्रायड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा जो है वह क्या है, सत्य नहीं है? बताइए। सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो वह सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध, लेकिन अधिगम समानता जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित नहीं है। यह एक सामान्य बात है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला भाई। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 3 आया है, बहुत ही बेहतरीन है ना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ये ध्यान रखना है, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है आपको बताना है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, या फिर शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। चलिए भाई इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, आपके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके महामैराथन चल गई है सभी विषयों की। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? बताइए। एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना और गतिशील दृष्टिकोण। बताइए भाई वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समस्या की अवधारणा बिल्कुल, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना, लेकिन गतिशील दृष्टिकोण इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। भारतीय चिकित्सकों एवं फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त,
अर्थात बाइल, वात अर्थात वायु और कफ अर्थात म्यूकस है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत। बताइए क्या कहलाता है दोस्तों। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके जो है कितने प्रश्न सही होते हैं। पूरे एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न है और थोड़े जो है लेवल के प्रश्न है, जो ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? प्रकार वर्गीकरण, प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6। बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? बताइए MMPI, 16 PF, EPPS या फिर TAT। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा। नैदानिक निदान के लिए वैध है तो वह है MMPI। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। ए बताने वाले सभी करेक्ट है। 16 PF भी कई बार पूछा है भाई, केटल ने दिया था, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए इसका राइट आंसर। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? बताइए इसका राइट आंसर। प्रश्न समझ में आया नहीं? एक बार और पढ़ते हैं कि फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत जो है अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वह है आपके अहम और पराअहम दोनों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ईगो और सुपर ईगो। बिल्कुल बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति परीक्षण बताइए इसका राइट आंसर। जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण या ड्रो एन परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत कौन सा आता है? बताइए स्टूडेंट, सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का। बताइए आपके अभी क्या चल रही है? मनोविज्ञान के प्रश्न चल रहे हैं। अभी आपके मनोविज्ञान के प्रश्न चल रहे हैं, उसके बाद आपके हिंदी के प्रश्न चलेंगे, उसके बाद आपके संस्कृत के प्रश्न चलने वाले हैं, संस्कृत के बाद आपके जो है गणित के प्रश्न चलने वाले हैं भाई। तो इसलिए सेशन को सभी को अंत तक देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भाग का कितने प्रतिशत हो जाता है? 33%, 45%, 40% या 21%? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे और ऐसे प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी बेस पर और इनकी लैंग्वेज भी टाइट होगी। देखिए आपने प्रश्न बहुत लेवल के लेके आया हूँ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 45%। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए बाल विकास में वातावरण की भूमिका सही रूप से प्रतिबिंबित होती है के द्वारा? बताइए स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके व आदत निर्माण। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वातावरण की भूमिका सही रूप से प्रतिबिंबित होती है तो वह स्वभावगत प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11। बताइए अब आपके जो है हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं।
ये आपके हिंदी के प्रश्न हैं। चलिए, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि से एक साथ सिखाए जाते हैं? बताइए, अनुध्वनि विधि, अक्षरबोध विधि, संगीत विधि या ध्वनि साम्य विधि? बताइए, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द जो किस विधि द्वारा? अक्षरबोध विधि द्वारा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। जो भी बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, या सुलेख की योग्यता का विकास करना, या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ताकि विद्यार्थी जो है उसके गहन रूप से अध्ययन कर सके। इसलिए आपका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। पाठ्यपुस्तकों को ब्रहा गुणों के निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बताइए, पाठ्यपुस्तकों के ब्रहा गुणों में से निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? नाम का, आकार का, कागज का, या कला विहीनता का? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाम का पड़ता है, कोई भी पुस्तक रहती है उसका टाइटल रहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। उसका आकार कैसा है, अगर हम त्रिकोणमिति इस प्रकार की त्रिकोण प्रकार की कोई पुस्तक है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? आकार का पड़ता है, कागज का पड़ता है, लेकिन कला विहीनता का नहीं पड़ता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? बताइए, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास व द्विगु समास? चरण कमल, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? कमेंट करिए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15, बताइए, रेडियो अधिगम सामग्री है। बताइए, दृश्य अधिगम सामग्री, दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री, श्रव्य अधिगम सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, दृश्य अधिगम सामग्री में सर्वश्रेष्ठ आता है आपके श्यामपट्ट। क्या आता है? श्यामपट्ट, जिसे हम बोर्ड कहते हैं, है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री आपके सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसके अंतर्गत आपके दूरदर्शन, कंप्यूटर ये सभी आते हैं। श्रव्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत आपके रेडियो आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। श्रव्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है आपके रेडियो अधिगम। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16, बताइए इसका राइट आंसर। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बताइए, कवि भीम, कवि कलोल, चंद्रप्रदाई या पलहण? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? बताइए, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल सही है, कवि कल्लोल। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, आपके बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर इनको देखना। आपके परीक्षा में बहुत ही जो आपको लाभ मिलेगा। ये लड़के दिन भर उधम मचाते हैं। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? बताइए, क्रिया विशेषण बताना है आपको। निश्चयवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण? बताइए। तो दिन भर यहाँ पर क्या है? काल आ रहा है, मतलब अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है ना। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18, अपना स्व मूल्यांकन भी करते जाना है और अंत में हर एक स्टूडेंट को बताना है कि कितने प्रश्न सही होते हैं, है ना। चलिए भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, अत्यंत शब्द में संधि है। बताइए,
अत्यंत में आपके कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि? बताइए। तो संधि की तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन और ट्रिक के माध्यम से इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, संधि, समास, तद्भव, आप जाकर देख लेना भाई, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। तो अत्यंत में आपके अति धन अंत, है ना, अति धन अंत, सॉरी अति धन अंत हो जाएगा। तो आपकी कौन सी? यण संधि हो जाएगी। बिल्कुल, डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। और ये भी है कि या वह के साथ जब आपके आधा वर्ण आए तब आपकी यण संधि हो जाएगी। ये भी ट्रिक आपके बेहतरीन काम करती है। बिल्कुल, डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19। विज्ञापन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग बताइए भाई। विज्ञापन शब्द में आपके उपसर्ग क्या है? विज्ञ, पन, वी या फिर न? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल, विज्ञापन शब्द में आपके उपसर्ग क्या हो जाएगा? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए भाई, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक कर दीजिएगा। विज्ञापन, तो वी धन ज्ञापन, वी धन ज्ञापन, तो वी इसमें क्या है? उपसर्ग है भाई। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। जो भी स्टूडेंट सी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल सही है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, हिंसा शब्द है, बताइए हिंसा शब्द क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल, हर पहलू को टच करके एक एक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। हिंसा, हिंसा दिखती है क्या आपको? ईर्ष्या करते हो तो दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती ना। प्रेम दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता ना। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। प्रेम का नाम तो वैसे मेरे को नहीं लेना चाहिए था, है ना, भटक जाओगे। बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कर्तृकर्मणो कृति इत्यन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। मतलब आपके संस्कृत के शब्द आ गए भाई, सॉरी संस्कृत आ गई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तृकर्मणो कृति इत्यन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते, मतलब उपरोक्त सूत्र में कौन सी विभक्ति है? कृति कर्मणो, आपने पढ़ा होगा राम शब्द। बताइए राम शब्द किस किस को याद है? राम शब्द सबको याद है ना, क्योंकि राम शब्द आपको शब्द रूप, है ना, शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप के बिना आपके जो है संस्कृत में काम नहीं चलेगा भाई। शब्द रूप और धातु रूप याद कर लेना। तो कर्मणो आपने पढ़ा होगा रामयो, रामयो, तो रामयो में कौन सी विभक्ति है भाई? षष्ठी। तो कर्मणों में कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। संस्कृत के शब्द आ चुके हैं, सॉरी संस्कृत आ चुकी है आपकी, मैं पता नहीं बार बार शब्द क्यों बोल रहा हूँ, संस्कृत आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपका। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 भाई। बताइए, मानव पुण्य का फल चाहते हैं, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा भाई? बताइए, मानव पुण्य का फल चाहते हैं। मानवा पुण्यम फलम इच्छन्ति, मानवा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, मानवा पुण्य फलम एच्छन्ति या मानवा फलम पुण्य एच्छन्ति? बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो मानव बदलेगा मानवा में, और ये जो पुण्य बदलेगा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति। मानवा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, मानव पुण्य का फल चाहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है जी। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। मानवा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, बिल्कुल सभी का सही है ना। चलिए, बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, हर एक टॉपिक को टच किया है। बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23। बताइए, अधोलिखितेषु अल संधि, ये आपके है हल संधि, हल संधि शब्द रूप नास्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तल्लीन या फिर सुगणीश, वागीश, प्रश्नश्यति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23।
बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। क्या हो जाएगा? तो देखो तल्लीन में क्या होगा आपका तत् धन लीन हो जाएगा, है ना। तो बताइए इसमें लत्व संधि हो जाएगी, सॉरी लत्व संधि हो जाएगी। और बताइए वागीश में वाग धन ईश, है ना, तो इसमें आपके जशत्व संधि हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुगणेश। इसमें आपके क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जो भी बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। इसके बाद हम करने वाले हैं भाई गणित के प्रश्न। तो गणित के प्रश्नों के लिए भी तैयार हो जाना एक बार सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए इसका राइट आंसर। छात्रः पुस्तकम गृहाति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुर्यात्। आपको वाच्य परिवर्तन करना है भाई। छात्र पुस्तकम गृहाति, तो बताइए इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो छात्र बदलेगा तृतीया विभक्ति में, तो बन जाएगा क्या? छात्रेण। और पुस्तकम, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रेण पुस्तकम गृहाते। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही रहेगा। यहाँ छात्रे भी ये भी गलत हो जाएगा, छात्रात ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट ही। छात्रेण पुस्तकम गृहाते ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट रहा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप मूल्यांकन कर रहे हो ना, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। अंत में हर एक स्टूडेंट को कमेंट करके जाना है कि इतने प्रश्न सही हुए, है ना। चलिए भाई। रसे रुद्रे छिना यमन संबलाग शिखिरणी इत्यत्र रुद्रे इति पदेन कस्य संख्याया संकेत भवति। ये जो रुद्र पद है ये फिर क्या संख्या, मतलब किसको संकेत देता है बताइए। तो ये बात किसकी हो रही है? छंद की बात हो रही है। तो शिकीर्ण छंद में जो है रुद्र का जो अर्थ होता है वह क्या होता है भाई? 11, क्योंकि इसमें हर पद में कितने 11 वर्ण होते हैं। बिल्कुल 11 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बताइए। 11 वर्ण होते हैं शिखिरणी छंद। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26 बताइए इसका राइट आंसर। नामः इत्यत्र किम लिंगम। नाम इस पद में कौन सा लिंग है बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर नाम लिंगम। बताइए इसका राइट आंसर। नाम इत्यत्र किम लिंगम, तो नाम एक नपुंसकलिंग है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नाम नपुंसकलिंग है। नाम शब्द भी आपको ध्यान में रखने हैं भाई, है ना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नपुंसकलिंग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27 का राइट आंसर बताइए। शतस सहस्त्रम तडागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। अस्मिन् वाक्ये शतश और सहस्त्र एतेषा अंग के परिवर्तन रूप अस्ति। तो शतश का अर्थ क्या होता है बताइए, और सहस्त्र। तो शतश का अर्थ क्या होता है 100 और सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, है ना। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28 बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 गद्यांश प्रयुक्त सहसेव शब्दे प्रयुक्त संधि वर्तते। बताइए सहसेव शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सह सेव में कौन सी संधि है बताइए इसका राइट आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि संधि हो जाएगी। सह धन एव, है ना। क्या हो जाएगा? सह धन एव, अर्थात अ और ए मिलकर आपके आई बनता है। और जहाँ पे 2 मात्रा आती है तो भी आपके वृद्धि संधि होता है। इससे भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए
है ना। देखो आपको ये प्रश्न मैंने बताया था ना, एक प्रश्न आपके कौन सा, हाँ ये, इसमें आपके जो है मैंने क्या बताया था, रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11। लेकिन इसमें वर्ण जो होते हैं वो मैंने आपको मिस्टेक से बता दी थी। इसमें हर पद में कितने, 17 वर्ण होते हैं, लेकिन रुद्र का अर्थ क्या होता है, 11 होता है। ध्यान में रखना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28 हो गया था, चलिए 29। क्वेश्चन नंबर आपका 29, बताइए। पठितेन तेन समाजेन इत्यत्र कारक विभक्ति अस्ति। बताइए इसका राइट आंसर। पठितेन तेन समाजेन इत्यत्र कारक विभक्ति क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो पठितेन हम बोलते हैं राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। रामेण, रामेण में कौन सी विभक्ति है, बताइए। राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामेण क्या हो जाएगा, एक वचन, बिल्कुल, है ना। क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन, बिल्कुल। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी का। माप इंतु इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्यय वर्तते। बताइए माप इंतु में कौन सा प्रत्यय है। तो जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पूरी, जहाँ पे आपको तू दिखे वहाँ पे आपके तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तुमुन तुमुन या फिर तुम दिखे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा था तुम या फिर तुमुन, तुम या फिर तुमुन दिखे वहाँ पे आपके तुमुन हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके जो है मैथ के प्रश्न होने वाला है भाई, बिल्कुल। चलिए तो सभी स्टूडेंट एक बार तैयार रहे मैथ के लिए भी। चलिए सभी स्टूडेंट को बताना है, वो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन आपका है, कोई छात्र 7017 को 717 लिखता है। इसका अर्थ क्या है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, ये जोड़ का ज्ञान नहीं है। ये तो आपके जो है शिक्षण विधियों से, देखो संख्याओं का ज्ञान तो है तभी जाके वह 717 लिख रहा है। ये संख्या ही तो है, साथ एक साथ है ना। संख्याओं का ज्ञान तो है, गणित का ज्ञान नहीं है। क्यों, गणित का ज्ञान है, संख्या का ज्ञान है, मतलब गणित का भी ज्ञान है। जोड़ का ज्ञान नहीं है, जोड़ का भी ज्ञान है, लेकिन उसको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है उसके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा भाई। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32, बताइए। गणित के अध्ययन से बालकों में किस गुण का विकास होता है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, तार्किक सोच या फिर उपयुक्त सभी। तो आत्मनिर्भरता, बिल्कुल वह खुद जो है अपने आप में जो है सवाल कर सकते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक भी सवाल अगर आपका सही हो जाए तो आपको के अंदर आत्मविश्वास की भावना आ जाती है। तार्किक सोच, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि देवीलाल अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अपने क्रय मूल्य पर या आपके क्रय मूल्य पर 30% जो है अधिक अंकित करता है, तथा अंकित मूल्य पर क्या है 10% की छूट देता है। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। तो देखो इस प्रश्न को पहले आप कीजिए, उसके बाद हम करते हैं इसको। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 12%, 14%, 17% या फिर 19%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखो ये क्या कह रहा है कि देवीलाल अपने क्रय मूल्य पर 30% अधिक, अर्थात मान लो क्रय उसकी वस्तु का मूल्य कितना है 100% है ना। तो उसने क्या है 30% अधिक अंकित करता है वह अंकित मूल्य, तो वह कितनी की हो जाएगी 130%। कितनी हो जाएगी 130%। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितनी 10% की छूट देता है। तो बताइए तो 130 पर वह कितनी 10% की छूट देगा, तो कितनी, तो वस्तु का मूल्य कितना 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117, क्योंकि 130 का 10% होता है 13,
है ना, तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी 117 की। 117 मतलब 100%, तो इसकी वस्तु है और 17 इसका लाभ है। तो ये पूछ रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत मतलब कितना 17%, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। समझ में आया या नहीं दोबारा समझाए, दोबारा समझ लो एक बार। वस्तु का, हम कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य क्या मानते हैं, हमेशा 100% होता है, बिल्कुल। तो उसने क्या किया, 30% जो है अधिक अंकित मूल्य उस पर अंकित किया, है ना। तो मतलब वो वस्तु कितने की हो गई 130, वह वस्तु कितनी हो गई 130% की। अब वो क्या कह रहा है कि उस पर अंकित मूल्य पर क्या है, ये अंकित मूल्य है 130, है ना। इस पर भी वो क्या करता है 10% की छूट देता है ना। तो 10% की छूट देता है, मतलब जो है 13, 130 का 10% कितना हो गया 13, है ना, कितना हो गया 13। अब 130 में से यदि हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 117, मतलब वस्तु का मूल्य कितना है 117 हो गया। 117 यदि वस्तु का मूल्य है तो मतलब कितना कमा रहा है वो, या उसका लाभ प्रतिशत क्या है 17%, क्योंकि 100 तो उसके वास्तविक मूल्य है और 17 क्या है लाभ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है और समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 34। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है बताइए। इसका राइट आंसर बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके आने वाला है भैया, और 100% आएंगे। औसत से भी आएगा, है ना, प्रतिशतता से भी आएगा, आपके लाभ हानि से, है ना। तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 5 × 18 हम कर देंगे तो इन संख्याओं का योग क्या आएगा 18 पंच 90, और वो क्या है एक संख्या यदि छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। ये क्या है आपके 18 औसत है और ये क्या है संख्या, मतलब एक छोड़ गया मतलब कितने बचे 4 बचे, और संख्या क्या औसत क्या है 16 हो जाता है, औसत हो जाता है 16। तो 16 चंग कितना होता है 16 चौक 64 होता है, सॉरी 16 चौक 64। तो अब इनमें से माइनस करेंगे तो क्या है छोड़ी गई संख्या का मान आ जाएगा। तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, मतलब आपके है वो छोड़ी गई संख्या कौन सी है 26। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का सही है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी का है। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग का ऊपरी सीमा या उस वर्ग की निम्न सीमा, बताइए। ऊंचाई क्या दर्शाती है बताइए इसका राइट आंसर। तो उस वर्ग की बारंबारता दर्शाती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। ए बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक पानी की बोतल भरने की मशीन 3 घंटे में 420 बोतल भरती है, 3 घंटे में कितनी 420 बोतल भरती है, तो 5 घंटे में मशीन कितनी बोतल भरेगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बताइए क्या हो जाएगा। देखो 3 घंटे में कितनी भरती है 420 बोतल भरती है, तो ये बताना है कि आपको 5 घंटे में कितनी भरेगी, 5 घंटे में कितनी भरेगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 5 घंटे में कितनी भरेगी, 3 बराबर 420, तो 420, तो एक घंटे में कितनी भरेगी, अगर 3 घंटे में 420 भर रही तो 1 घंटे में कितनी भरेगी 420 में हम भाग देंगे 3 का, है ना। तो 3 एकम 3 बचता है 1, 3 चौक 12, मतलब 1 घंटे में कितनी 140 बोतल भरती है, कितनी 1 घंटे में 140 बोतल भरती है, तो वह 5 घंटे में कितनी भरेगी बताइए। गुणा कर देंगे 5 से, है ना, कितना हो जाएगा बताइए। 5 घंटे में कितनी भरेगी 700 बोतल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 700 बोतलें जो है वह भर देगी 5 घंटे में। समझ में आया कि नहीं, एक बार वो बता देते हैं। 3 घंटे में 420 बोतल भरती है, तो 1 घंटे में कितनी भरती है 420 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 140। 1 घंटे में कितनी भरती है 140 बोतलें, तो 1 घंटे में यदि 140 भरती है तो 5 घंटे में कितनी भरेगी, तो 700 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, बताइए इसका राइट आंसर। 2 सरल रेखाएं ए व बी
तथा सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती है। देखो मान लीजिए ये दो परस्पर रेखाएं हैं, है ना, ये बिंदु ओ पर जो है काटती है, ये आपके ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया, ये डी हो गया, है ना। बिंदु ओ पर काटती है। यदि एंगल ए ओ सी 50 डिग्री, ए ओ सी आपके 50 डिग्री बता रखा है, तो एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी बताना है। तो आपको पता है एक तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 130 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो अगर ये 130 हो गया तो ये कितना बन जाएगा बताइए, ये कितना बन जाएगा, ये आपके 50 डिग्री बन जाएगा, है ना, क्योंकि एक तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से ये कितना बन जाएगा 50 डिग्री बन जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, और उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो बताइए भाई सेशन कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चलिए।